हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। और पिछले क्लास में हम लोग देखे कि फ्लो ऑफ चार्ज किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोग देखे कि चार्ज का जो फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज का, उसका फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, और निगेटिव चार्ज का फ्लो जो होता है दोस्तों लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर होता है। ठीक है। और कल मैं ये भी डिस्कस कर रहा था दोस्तों कि एक मैं एग्जांपल लिया था, जैसे कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके बगल में मैं एक दूसरा कंटेनर ले लेता हूँ। ये कंटेनर जिसका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये कंटेनर है दोस्तों दूसरा कंटेनर जिसका रेडियस थोड़ा सा छोटा है, पतला कंटेनर है। अब मैं इसको एक पाइप से कनेक्ट कर देता हूँ। अब होगा क्या कि जैसे जैसे इसमें पानी भरेगा, इसका पानी का लेवल क्या हो गया, कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि दोनों में पानी का लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब चूँकि पहले इसमें इस हाइट तक पानी था, एच हाइट तक, इसलिए ये हायर पोटेंशियल में था और इसमें पानी का लेवल नहीं था, यानी इसमें क्या था, लोअर पोटेंशियल पे था। ठीक है। अब दोस्तों इसमें पानी का जब फ्लो स्टार्ट होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों में पानी का मात्रा क्या हो जाए, पानी का मात्रा नहीं दोस्तों, जब तक कि दोनों में पानी का हाइट क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है। अब देख सकते हैं कि इसमें पानी का मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और इसे पानी का मात्रा क्या है, कम है। तो पानी के मात्रा से इसको किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कि पानी दोनों तब तक फ्लो होगा जब तक कि पानी का मात्रा इक्वल ना हो जाए, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें पानी का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों में पानी का हाइट क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो बात क्लियर है, यानी दोनों इक्वल पोटेंशियल पे जब तक ना आ जाए तब तक पानी का फ्लो होता रहेगा। इसी चीज़ से रिलेटेड मैं दोस्तों एक कल एग्जाम्पल बता रहा था। सपोज़ कि 2 स्फीयर मैं कल लिया था। अब बनाने के क्रम में हो सकता है कि स्फीयर कोई छोटा बन सकता है, कोई बड़ा बन सकता है। ठीक है। तो ये एक स्फीयर है जिसमें कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हम लिए थे और ये निगेटिव चार्ज लिए थे। ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसे एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूँ, इसमें चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज इस ओर फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्ज इस ओर फ्लो करेगा। पॉजिटिव चार्ज जो कि हायर पोटेंशियल पे है और ये जो स्फीयर है लोअर पोटेंशियल पे स्थित है। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर टू लोअर और नेगेटिव चार्ज का फ्लो लोअर टू हायर। तो आखिर दोस्तों कब तक चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, चार्ज का फ्लो कब तक होगा, तो आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों में चार्ज इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, कि दोनों में इक्वल चार्ज हो जाए तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में आप लोग को हायर क्लास में ये चीज़ के बारे में पढ़ना है दोस्तों। 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, उसमें ये जो पोटेंशियल वाला जो टर्म है दोस्तों, जैसे कि मैं अभी ये V1 ले रहा हूँ, ये V2 पोटेंशियल पे है, और ये इसको मैं हायर मान रहा हूँ, इसको मैं लोअर मान रहा हूँ। ये जो पोटेंशियल वाला जो टर्म है दोस्तों स्फीयर के केस में, वो जो होता है रेडियस पे डिपेंड करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों V = KQ / R। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं अगर मैं दोनों में चार्ज का मात्रा इक्वल कर भी दूं तो क्या दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। इस फॉर्मूला से आप लोग देखें, अगर मैं दोनों के लिए Q का अगर मात्रा सेम कर दूं, ठीक है, सेम मटेरियल का स्फीयर लिया हूं मैं, इसलिए K का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, और Q का मात्रा भी मैं सेम ले लेता हूं, तो क्या दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि R का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है। ठीक है, तो ये बात तो आप लोग दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दें कि 2 स्फीयर अगर दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ अगर चार्ज है तो दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बस आप लोग ये मान के चले कि चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों में सेम पोटेंशियल ना हो जाए। बस आप लोगों को पोटेंशियल वाला टर्म याद रखना है, ये फॉर्मूला आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये 12th क्लास का चीज़ है, जब आप लोग 12th क्लास
अब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास का शुरुआत मैं करता हूं दोस्तों ओम्स लॉ के साथ। ओम्स लॉ, अच्छा से लिखे तो राइटिंग भी मेरा थोड़ा सा। ओम्स लॉ, दोस्तों सपोज कि मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। तो ओम्स लॉ बोलता है दोस्तों कि अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, अगर ये जो मेरे पास कंडक्टर है इसके टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज ना लाया जाए तो इस पे जो फ्लो होने वाला जो करंट है दोस्तों वो दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ का बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट है दोस्तों कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अगर बशर्ते कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया हो। अगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब टेम्परेचर को चेंज किया जाएगा दोस्तों तो उसमें होता क्या है कि उस वायर का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, इससे करंट का जो फ्लो होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि फ़िलहाल इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और करंट के वैल्यू में किसी तरह का इफेक्ट ना आए। तो जैसे जैसे दोस्तों मैं पोटेंशियल डिफरेंस को अगर इंक्रीज करता हूँ उसी रेशियो में करंट का मात्रा भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर मैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर घटा देता हूँ तो करंट भी क्या होगा, घट जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्ड पढ़े हैं दोस्तों कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि करंट का फ्लो कब होता है, जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो, डिफरेंट पोटेंशियल पे अगर दो पॉइंट हो तो चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, उसे ही तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और ये जो डिफरेंस है दोस्तों जितना ज़्यादा होगा करंट का फ्लो भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, और ये डिफरेंस जितना कम होगा करंट का फ्लो भी उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ यही बोलता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए दोस्तों तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दोस्तों इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इक्वल साइन लाता हूँ तो ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे इक्वल साइन लाता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इस कांस्टेंट को मैं R से दिखाता हूँ, ठीक है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है V इजिकल टू आर आई। तो इसे आप एक फार्मूला के तौर पे याद रख सकते हैं कि ओम्स लॉ के अनुसार जैसे हम लोग लिए कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है दोस्तों उसको अगर मैं हटाता हूँ तो V इजिकल टू कितना हो जाता है, आर आई, जहाँ पर R क्या है दोस्तों, एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम है दोस्तों रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का क्या नाम है, रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला क्लियर है कि V जो है दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल है, R I के, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि R का वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। यानी V का वैल्यू कब चेंज होगा, जब I का वैल्यू चेंज किया जाए, ठीक है। R तो क्योंकि इस मटेरियल का अगर मैं लूँ तो R का वैल्यू एक फिक्स नंबर है, अगर ये कोई दूसरा मटेरियल है तो इसके लिए R का वैल्यू अलग है, ठीक है। तो V किस पे डिपेंड करता है, I पे डिपेंड करता है, और किस तरह से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि I का वैल्यू अगर बढ़ाया जाए तो V का वैल्यू बढ़ेगा, I का वैल्यू घटाया जाए तो V का वैल्यू घटेगा, ठीक है। और यही मैं दोस्तों अगर I का वैल्यू लेता हूँ, I इजिकल टू कितना होगा, V डिवाइड बाई R, I इजिकल टू V डिवाइड बाई R, ये भी सेम चीज़ है। ये जो I है दोस्तों V को चेंज करेंगे, अगर V को बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, V को घटाएंगे तो I भी घटेगा, ये तो मैं इसी से बता दिया। लेकिन R अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए दोस्तों तो I का मतलब क्या होगा, घटेगा।
अगर किसी भी चीज़ के रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए तो करंट क्या होगा, घटेगा, और रेजिस्टेंस को घटाया जाए तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये एक जो टर्म देखे दोस्तों हम लोग रेजिस्टेंस, तो हम लोग अब रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो ओम्स लॉ तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बशर्ते कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। ठीक, तो ओम्स लॉ क्लियर है। अब मैं आता हूँ दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा, रेजिस्टेंस को देखने से पहले जो मैं ओम्स लॉ बताया V इज इक्वल टू RI या IR, अब मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, एक ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ जो बना रहा हूं V वर्सेस I ग्राफ, किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं दोस्तों, V और I के बीच में बना रहा हूं। ठीक है, ये एक एक्सिस है जिसमें मैं पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाता हूँ, ये एक एक्सिस है जिसमें मैं करंट को दिखाता हूँ। ठीक है, तो करंट का वैल्यू जितना है और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जितना है उसको मैं यहाँ पे पॉइंट के द्वारा दिखा देता हूँ। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता हूँ दोस्तों तो करंट भी बढ़ जाएगा, यानी इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को यहाँ दिखा देता हूँ। इसी तरह से मैं सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन करता हूँ दोस्तों तो ग्राफ हमें कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी कंडक्टर के केस में और अगर V और I के बीच का अगर ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, तो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लें, V और I का ग्राफ किसी कंडक्टर के लिए कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब दोस्तों अगर ये किसी सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन होगा, सपोज़ कि 30 डिग्री पे है। ठीक है, 30 डिग्री पे है, तो दोस्तों ये देखने वाली बात है कि सपोज़ कि ये मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर मैं इतना डिवाइड बाई इतना करता हूँ, AC डिवाइड बाई BC, AC डिवाइड बाई BC, AC डिवाइड बाई BC। अब AC को बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कौन सा चीज़ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V वाला टर्म है, और BC कौन सा चीज़ है, ये करंट वाला टर्म है। ठीक है, AC डिवाइड बाई BC एक्चुअल में क्या आ रहा है, VI आ रहा है। ठीक है, VI आ रहा है, और VI दोस्तों क्या होता है, यहाँ से मैं आप लोग देख सकते हैं कि VI अगर करता हूँ तो क्या आता है, वो R के बराबर आता है। यानी VI क्या आता है दोस्तों, R के बराबर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I, एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR। इसी से आप I निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से R अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है, V/I। ठीक है, अगर V और I का वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल ये बताने जा रहा आप लोगों को कि अगर एक ग्राफ के टर्म में अगर V दिया हुआ हो, I दिया हुआ हो, अगर वहाँ से आप लोग को रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से मैं V/I निकाला और यही क्या है, ये R है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इस ट्रेंगल का बात किया जाए तो इस ट्रेंगल के लिए ये जो एंगल है दोस्तों 30 डिग्री में लिया हूँ, इसके लिए क्या कहलाता है, P कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, B कहलाता है। ठीक है, तो P डिवाइड बाई B, P डिवाइड बाई B एक्चुअल में क्या है दोस्तों, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। तो किसी भी ग्राफ का, किसी भी ग्राफ मीन्स V वर्सेस I का जो ग्राफ है उसमें दोस्तों अगर आप tan थीटा निकालते हैं तो उस ग्राफ का अगर tan थीटा अगर आप निकाल लेते हैं तो tan थीटा का जो वैल्यू है वही क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। बात क्लियर है। अब tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, tan 30 का वैल्यू आप डाल दीजिए, 1 डिवाइड बाई √3 जो होता है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई √3 का जितना वैल्यू आएगा वही उस कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और ये जो tan थीटा है दोस्तों, tan थीटा को एक्चुअल में हम लोग एक वर्ड नाम देते हैं जिसे स्लोप बोलते हैं। स्लोप को m साइन से डिनोट किया जाता है, m लेटर के द्वारा। ठीक है,
ये ग्राफ वाला चीज़ है। ग्राफ किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब कितना डिग्री से इंक्लाइन है, कितना डिग्री का जो मेजरमेंट ले रहे हैं हम लोग दोस्तों, ये टेन थीटा में ले रहे हैं, ठीक है। तो टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वही उस कंडक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये बात क्लियर है कि अगर ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ हो V और I का वैल्यू, ठीक है, V वर्सेस I का अगर ग्राफ दिया हुआ हो दोस्तों, तो उस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल देते हैं, सिंपली मैं बोलता हूँ स्लोप निकाल देते हैं, ठीक है। स्लोप क्या है, टेन थीटा ही तो है। स्लोप निकालने का मतलब क्या है, टेन थीटा का जो वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या होगा, उस रेजिस्टर का क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैं एक ग्राफ बता दिया। अब इसमें मैं और एक ग्राफ लेता हूँ। हमारे पास दो ग्राफ हैं, ठीक है। V और I के बीच में दो ग्राफ दिया हुआ है दोस्तों। मेरे पास एक्चुअल में दो मटेरियल है, एक ये है एंड एक ये है। आप देख सकते हैं रेड वाला है और एक ये है, दो अलग अलग मटेरियल का मान के चलते हैं, ठीक है। सपोज कि ये ब्लैक वाला के लिए ऊपर वाला है, ठीक है, और ये जो रेड वाला मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका ग्राफ ये वाला है। दोनों का जो V और I, दोनों के केस में V और I का जो प्लॉटिंग है दोनों को मैं दिखाया हूँ, ठीक है, कि इसके केस में V का वैल्यू चेंज करते हैं तो I किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। V का वैल्यू अगर 1 वोल्ट है तो I कितना, 2 वोल्ट है तो I कितना, 3 वोल्ट अगर करता हूँ तो I का वैल्यू कितना होता है, सारा का प्लॉटिंग में अगर करता हूँ तो ये वाला ग्राफ आता है, ठीक है। और वही चीज़ इसके लिए भी मैं करता हूँ कि वोल्टेज बढ़ाते जाता हूँ, बैटरी का संख्या, सपोज कि सेल का संख्या, ठीक है, तो क्या होगा, करंट का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। और किस तरह से बढ़ेगा, सारे को मैं पॉइंट के द्वारा यहाँ पर दिखा देता हूँ और सारे को कनेक्ट कर देता हूँ, तो मेरा ये ग्राफ बनता है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए ये दोनों ग्राफ में कि बताइए कि ये दोनों पेन में से किस पेन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, आपको इस ग्राफ को देख करके बोला जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखा जाए कि ये जो स्लोप है इसका स्लोपिंग क्या है, कम है, ठीक है। नीचे वाला जो ग्राफ है दोस्तों इसका स्लोप क्या है, कम है, उसका एंगल कम है, ठीक है। यानी एक सीधा स्लोप कम होने का सीधा मतलब है दोस्तों, स्लोप ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, स्लोप ही तो रेजिस्टेंस होता है। तो स्लोप कम होने का मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और ये वाला ऊपर वाला का जो स्लोप है दोस्तों, एंगल स्लोप, ठीक है, एंगल उसका ज़्यादा है तो टेन थीटा का वैल्यू उसके लिए ज़्यादा आएगा, यानी ऊपर वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं ये भी बता दिया कि अगर ग्राफ के टर्म में दिया हुआ हो, अगर किसी भी दो मटेरियल का रेजिस्टेंस का जो V वर्सेस I का ग्राफ दिया हुआ हो और ये पूछे कि दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो दोस्तों जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एक है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ तक तो मैं लगभग क्लियर ही कर दिया हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक रजिस्टर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक सेल लेता हूँ, सपोज़ कि यहाँ से I करंट जा रहा है, ये V वोल्ट का है, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, या फिर सपोज़ कि 1.5 वोल्ट का मेरे पास एक सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल है दोस्तों, इस केस में मैं यहाँ पर नोट करता हूँ कि V का वैल्यू कितना है एंड I का वैल्यू कितना है, ठीक है। ये जो मैं एक सेल जो यहाँ पर लिया हूँ तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसके लिए I का वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों कि और मैं एक 1.5 वोल्ट का बैटरी सेल लगा देता हूँ, ठीक है। सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है दोस्तों, अगर ये सिंगल है तो सेल है, ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 1 सेल है दोस्तों तो उसे ही हम लोग बैटरी बोलते हैं। अगर आप लोग देखते होंगे घर में इतना बड़ा बड़ा जो बैटरी जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, एक्चुअल में वो भी एक कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, ठीक है। बहुत सारे सेल को मिला करके एक बैटरी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो सेल क्या है और बैटरी क्या है, क्लियर है कि सेल एक सिंगल होता है और बैटरी जो होता है दोस्तों सेल से ही मिल करके बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैं और एक बैटरी जोड़ दिया,
तो अब V का पहले 1.5 था, अब V का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 3 वोल्ट हो गया। अब ये जो I का जो वैल्यू है दोस्तों या तो फिर हमें अगर नहीं भी पता हो तो भी हम यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है उसको लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं V का वैल्यू, और एक मैं एमीटर लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, एमीटर। वोल्ट मीटर का रीडिंग यहाँ पे लिखे, पहली बार में वोल्ट मीटर का रीडिंग एंड एमीटर का रीडिंग। अब दूसरा जब मैं सेल लगाया उस समय वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है V में लिखेंगे, और फिर एमीटर का रीडिंग, एमीटर जो कि करंट का मापता है, ठीक है। फिर से और एक बैटरी लगाता हूँ, सेल लगाता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं वोल्ट मीटर का रीडिंग लिखता हूँ कितना है, और फिर एमीटर का रीडिंग लिखता हूँ कि करंट कितना है, ठीक है। इस तरह से मैं 8-10 पॉइंट निकालता हूँ और सारे को इस तरह से प्लॉट करके देखता हूँ दोस्तों। तो अगर सारे पॉइंट को अगर प्लॉट किया जाए कि V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू सपोज़ कि 1.5 है, करंट का वैल्यू 1 आया, ठीक है, करंट का वैल्यू 1 आया, तो मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर दूँगा, ठीक है। अगर 3 वोल्ट कर दिए तो ये डबल हुआ, तो करंट भी क्या होगा, डबल होगा, 2 एम्पियर होगा क्योंकि ओम्स लॉ ही हम लोग को बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जिस रेशियो में बढ़ेगा करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो अगर ये 1.5 से 3 हुआ तो ये 1 से 2 होगा, ठीक है। अब ये 4.5 अगर कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। तो ये जो जहाँ पर मिलता है दोस्तों ये वाला पॉइंट होगा, और इस केस में ये कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला पॉइंट होगा। और सारे पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। कनेक्ट करने से ये देखा जाता है दोस्तों कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ इस तरह से वेरीफाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे दोस्तों, V=IR जो था, इसमें हम लोग बोल रहे थे कि ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस टर्म को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, सपोज कि ये हमारे पास मेटल का टुकड़ा है, ठीक है। इस मेटल का टुकड़ा है, इसमें कुछ कैटायन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कैटायन का साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा। बहुत सारे कैटायन होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर चालू हो जाएगा, वो साइड, क्योंकि इधर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये बड़ा वाला पॉजिटिव कहलाता है, छोटा वाला नेगेटिव कहलाता है। तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा दोस्तों, लोअर टू हायर। जब इलेक्ट्रॉन, ये जो सपोज कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये जब फ्लो करना स्टार्ट होगा तो इसके सामने क्या है, एक कैटायन है, ठीक है। और क्या होगा, कैटायन के साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को अपने रास्ते में बहुत सारे कैटायन से कोलिजन का सामना करना पड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है दोस्तों, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, जो बाधा क्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का परिभाषा या डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी मैटर का या सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिस वजह से वो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस
चार्ज के फ्लो में बाधा। ये जो बाधा है दोस्तों उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टेंस है कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का डिफिनीशन देख लीजिए, किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिस वजह से वो चार्ज के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं उस सब्सटेंस का। अब रेजिस्टेंस, अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। आप लोग लिख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालता है। तो पहला पॉइंट जो है दोस्तों, लेंथ ऑफ द वायर। वायर का लेंथ कैसे इफेक्ट डालता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं इस लेंथ को बड़ा कर दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी 1 से कोलाइड किया, 2 से कोलाइड किया, एक कुछ ही चीज़ों से कोलाइड कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ को अगर मैं बड़ा कर दूं तो उसे ज़्यादा कैटायन के साथ, पॉजिटिव जो चार्ज है कैटायन है उसके साथ उसको कोलिजन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर लेंथ को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो एक्चुअल में करंट होता है। हम लोग देखे थे एक्चुअल फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है, कैटायन का भी फ्लो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और उसी को हम लोग कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन मानते हैं। तो ये बोल रहे थे दोस्तों कि अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो लेंथ को बढ़ाने से क्या होता है कि लंबा दूरी तक उसको क्या करना पड़ता है, कोलिजन का सामना करना पड़ता है। अगर छोटा लेंथ का अगर कंडक्टर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को कम ही दूरी तक के कैटायन के साथ उसको कोलिजन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी के लेंथ को अगर हम बढ़ा देते हैं दोस्तों तो इसको बढ़ा देते हैं, इसको ज़्यादा दूरी तक कोलिजन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर हम घटा देते हैं इसको कम ही दूरी तक कोलिजन का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर लेंथ को बढ़ाया जाता है तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, ठीक है। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बात क्लियर है कि लेंथ पे रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्यों होता है इसके बारे में भी मैं बताया। लेंथ बढ़ने से कैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलिजन बढ़ता है। रेजिस्टेंस मतलब सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कोलिजन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, थिकनेस, जिसे हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये वाला सामने का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही तो थिकनेस है। थिकनेस भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल मैं एक लेता हूँ दोस्तों, सपोज कि अगर आपको एक खाली हाईवे में अगर 10 लड़कियों को दौड़ने के लिए बोला जाए, लड़की मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसी की जगह मैं लड़का बोल रहा हूँ कि अगर एक चौड़ा सा हाईवे में अगर 10 लड़के को दौड़ने के लिए बोला जाए तो लोग इजीली दौड़ सकते हैं, ठीक है, बिना कोलाइड किए हुए। लेकिन अगर यही एक संकीर्ण रास्ता में अगर 10 लड़के को दौड़ने के लिए बोला जाए दोस्तों तो आपस में ही टकराने लगेंगे वो लोग सीधा दौड़ने के बजाय उनमें टक्कर ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो उन लोगों को दौड़ने में थोड़ा दिक्कत महसूस होगा। तो कोलिजन बढ़ जाता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हो, तो वही चीज़ जो मैं हाईवे और संकीर्ण रास्ता का लिया था, जैसे कि सपोज़ कि ये अभी थोड़ा सा मोटा वायर है, ठीक है, मोटा वायर है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन इसी वायर को अगर पतला करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है दोस्तों एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर थिकनेस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा।
थिकनेस अगर बढ़ेगा इसका तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर ये दोनों का रेजिस्टेंस का बात किया जाए, किसका रेजिस्टेंस, अगर दोनों सेम मटेरियल का अगर बना हुआ है तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि इसका थिकनेस कम है, और इसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ तक बात क्लियर है। और तीसरा पॉइंट यहाँ तक मैं देख लिया। तीसरा पॉइंट नेचर। नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मीन्स अगर मैं एक कॉपर का वायर लेता हूँ, ठीक है, सेम थिकनेस, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम लेंथ का एक कॉपर का वायर और एक एल्युमिनियम का वायर लेता हूँ, ठीक है, तो कॉपर के वायर का मटेरियल अलग है और एल्युमिनियम के वायर का क्या है, मटेरियल अलग है। मतलब दोनों का नेचर क्या बोलेंगे दोस्तों कि नेचर दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो नेचर अलग है तो जाहिर सी बात है कि सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस का जो कंडक्टर है उसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, अलग है, अलग मटेरियल का बना हुआ है। तो नेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि अलग अलग मटेरियल का बना हुआ जो सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस अलग हो सकता है। अगला पॉइंट टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर, तो मैं तो स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि रेजिस्टेंस का मतलब सिंपली आप लोग समझे, कोलिजन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कोलिजन कम है तो रेजिस्टेंस कम है। तो टेम्परेचर अगर मैं इसको हीट कर देता हूं दोस्तों, हीट करने से होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन और कैटायन है दोनों के बीच में कोलिजन ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर मूव करने लगेगा। आप पानी को ही देखते होंगे, पानी जब ठंडा होता है तो एकदम स्थिर होता है, रेस्ट अवस्था में होता है, लेकिन जब ज़्यादा गर्म हो जाता है थोड़ा सा खोलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका अंदर का जो मॉलिक्यूल है उसका थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से होता क्या है कि वो मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं रैंडम डायरेक्शन में, और उस चक्कर में वो लोग आपस में टकराने लगते हैं, और इसी का नतीजा है दोस्तों कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। ये मेनली रेजिस्टेंस के, ये मेनली मैं कंडक्टर के केस में बता रहा हूँ, ठीक है, और सॉरी कंडक्टर नहीं, ये हाँ कंडक्टर के केस में बता रहा हूँ, ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स मेटल, ठीक है, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेकिन वही अगर मैं दूसरा चीज़ अगर ले लूँ, सेमी कंडक्टर वगैरह ले लूँ, तो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ये मैं कंडक्टर के केस में बता रहा हूँ दोस्तों, जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, अच्छा वो भी फ्लो कर सकता है। वैसे केस में उसके केस में टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा। तो बात यहाँ तक क्लियर है। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस, और नेचर अलग अलग नेचर वाले का रेजिस्टेंस अलग होगा। टेम्परेचर ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम, ठीक है। अगर मैं ये दोनों वाले को अगर मैं कंबाइन करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाई A। तो जिस तरह से ये जो प्रोपोर्शनल साइन है दोस्तों, इसको हटाने से एक इक्वल, हम लोग इक्वल का साइन अगर इसको हटा के इक्वल का साइन लाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दोस्तों, उसको हम लोग रो सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, P जैसा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे नीचे मुड़ा हुआ, रो इसके जगह पे ले लाते हैं, कांस्टेंट के जगह पे। जिस तरह से हम लोग V इज प्रोपोर्शनल टू I लिए थे, इसको हटा करके RI लिखे थे, तो यहाँ का कांस्टेंट अलग था, लेकिन यहाँ का कांस्टेंट क्या है, रो है, L डिवाइड बाई A, ठीक है। और ये जो टर्म है दोस्तों, रो जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल।
जिस किसी भी मटेरियल के बारे में हम लोग देख रहे हैं उसका ये रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, तो बात यहाँ तक क्लियर है। ये सारा चीज़ देख चुके हम लोग। तो बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसे आप लोग फॉर्मूला के तौर पे याद रख सकते हैं। ये जो R इजिकल टू रो L बाई ए और V इजिकल टू आई आर, ये फार्मूला है। जो भी चीज़ मैं अभी तक लिखाते आया हूँ, क्या क्या फार्मूला अभी तक मैं यूज किया हूँ, वो सारा चीज़ आप लोग याद करते जाएंगे। जैसे V इजिकल टू W डिवाइड बाई Q में लिखा था। ठीक है, और I इजिकल टू Q डिवाइड बाई T लिखा था, वो भी एक फार्मूला है। ठीक है, और R इजिकल टू रो L बाई ए, ये भी एक क्या है, फार्मूला है। इसको मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल का सेक्शन 2 पार्ट में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आखिरी क्लास में सारे का न्यूमेरिकल ले लेने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमको क्लास के बीच में ही एक क्लास न्यूमेरिकल का लेना पड़ेगा, जिसमें मैं आज हो सकता है तो पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में बताऊँगा। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। तो मैं बोल रहा था जो रजिस्टर है दोस्तों, रजिस्टर नहीं कंडक्टर, जो कंडक्टर है दोस्तों, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए किसी भी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाता है। सपोज कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, तो इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपस में इसका जो अंदर का जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, कैटायन है, उसमें क्या हो, कोलिजन बढ़ेगा, इसलिए क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं ले लेता हूं दोस्तों, अगर ये एक सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होता है दोस्तों, उसे हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर डिटेल में आप लोग को क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है, सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर एक बिल्कुल ही अलग सा चीज़ होता है। तो सेमी कंडक्टर अगर बोले या फिर इंसुलेटर बोले, इंसुलेटर तो आप लोग को पता है इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो चाहे इंसुलेटर हो या सेमी कंडक्टर हो, अगर उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, अगर हम इसे हीट करेंगे दोस्तों, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा मीन्स यहाँ से करंट ज़्यादा पास करेगा। करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है अपोजिट होता है, ये मैं बता चुका हूँ कि फॉर्मूला के तौर पे भी बताया कि I इजिकल टू V डिवाइड बाई R। R बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब करंट का घटना। ठीक है, कि करंट के फ्लो में ही तो बाधा उत्पन्न कर रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये कंडक्टर है, अगर इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स करंट के फ्लो में थोड़ा बाधा उत्पन्न होने लगेगा, कम करंट फ्लो करने लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर यही इंसुलेटर है या तो फिर सेमी कंडक्टर है, वैसे केस में अगर मैं इसमें टेम्परेचर देता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। मतलब करंट अब इसमें ज़्यादा फ्लो होने लगेगा टेम्परेचर देने से। किस केस में, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर। ठीक है, और वही दोस्तों कुछ मिश्र धातु होते हैं जिसको एलॉय बोलते हैं। ठीक है, एलॉय के केस में अगर इसमें टेम्परेचर घटाएं या बढ़ाएं, लगभग इसका रेजिस्टेंस अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना था पहले उतना ही रहेगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं 3 चीज़ बताया, एक कंडक्टर के केस में, एक इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर के केस में, और तीसरा एलॉय के केस में। एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है अनअफेक्टेड होता है टेम्परेचर के साथ, और जो कंडक्टर होता है दोस्तों उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, और जो सेमी कंडक्टर है या तो फिर इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस घटता है। मीन्स उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है करंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पर एक टर्म आया दोस्तों हमारे पास, ये फॉर्मूला है R इजिकल टू रो L बाई ए। L क्या है, लेंथ है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये तो मैं जिक्र किया ही था। L क्या है, लेंथ है वायर का, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारा चीज़ आप लोग याद रखें। L बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, L घटने से रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, लेंथ जितना अगर बढ़ाए उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, लेंथ जितना कम करे
उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। यानी ज़्यादा लेंथ पे करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब तो यही, करंट कम फ्लो करेगा। अगर इसका लेंथ घटा देते हैं तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस घट गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस घट गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा अगर इशू करेंगे तो ये घट जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब अब इसमें अगर ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का है दोस्तों तो इसमें करंट ज़्यादा आसानी से पास करेगा, लेकिन ये कम क्रॉस सेक्शनल एरिया का है तो इसमें करंट थोड़ा कम फ्लो करेगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो टर्म है जिसे हम लोग बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी होता क्या है? तो रेजिस्टिविटी दोस्तों, किसी भी मटेरियल का अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है, चाहे कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, किसी भी चीज़ का, हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टिविटी होता है। जिस तरह से रेजिस्टेंस हर मटेरियल का होता है उसी तरह से हर मटेरियल का क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी का सिंपल मतलब है दोस्तों, अगर एल्युमिनियम वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो एक एल्युमिनियम का मैं टुकड़ा लेता हूँ जिसका 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, मतलब एक क्यूब शेप का एक मैं क्या लेता हूँ, क्यूब के शेप में उस एल्युमिनियम के टुकड़े को लेता हूँ। ठीक है, क्यूब के शेप में एल्युमिनियम के टुकड़े को लेता है, इसका ये फेस, इसका ये फेस। ठीक है, अब इसका हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो एक क्यूब का उस मटेरियल के एक क्यूब मीन्स उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितना हो, 1 मीटर का हो, यूनिट क्यूब बोलेंगे। ठीक है, उस मटेरियल के यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, वही एक्चुअल में उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा उस मटेरियल का। तो एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी कितना होगा, तो उसका एक 1 मीटर यूनिट क्यूब का हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो वही एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। कॉपर के केस में भी, सिल्वर के केस में भी इसी तरह का हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों रेजिस्टिविटी को हम लोग जान चुके हैं कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, R = रो L/A। अब ठीक है, रो इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, रो का वैल्यू अगर मैं निकालूं, रो = RA/L। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि R जो है किस किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। R जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है एंड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक, कि रेजिस्टिविटी जो है दोस्तों एरिया, थिकनेस एंड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी जो होता है दोस्तों, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका एरिया कितना मोटा वायर है, कितना लंबा वायर है, इससे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, किसी भी मटेरियल का अपना एक फिक्स रेजिस्टिविटी होता है। ये रेजिस्टेंस की तरह नहीं है कि ज़्यादा लंबा अगर वायर ले लिए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, अगर एल्युमिनियम का ही मैं बड़ा वायर ले लूँ तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। एल्युमिनियम का ही छोटा वायर लूँ तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर मैं रेजिस्टिविटी का बात करता हूँ दोस्तों एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी हमेशा सेम ही रहेगा। जो एल्युमिनियम के जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है उतना ही रहेगा। वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इत्यादि चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रो जो है रेजिस्टिविटी एरिया एंड लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, थिकनेस एंड लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड करता है दोस्तों किस पे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। इतना बात क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में मैं बता दिया कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का जो होता है फिक्स होता है जब तक कि उसका टेम्परेचर ना चेंज किया जाए। टेम्परेचर अगर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, थिकनेस एंड लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी। तो मैं समझता हूँ क्लियर है यहाँ तक। आगे मैं आता हूँ दोस्तों, जो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखें तो रेजिस्टेंस जो है दोस्तों बहुत तरह का रेजिस्टेंस होता है। जो मैं बोला था कि जो हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं वो भी एक रेजिस्टर है। ठीक है,
रेजिस्टर मतलब एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। घर में जो हम लोग हीटर यूज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस, वो एक रेजिस्टर है, ठीक है, उसमें किसी न किसी तरह का रेजिस्टेंस होता है। और ये जो रेजिस्टर है दोस्तों, उसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो रेजिस्टर है उसको हम लोग कितने तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट करने का जो दोस्तों तरीका है, अगला जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर को कंबाइन करने का दो तरीका होता है। पहला, कुछ लोग तीन तरीका ही बोलते हैं, ठीक है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला जो तरीका है दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा तरीका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दो ही तरीका है, लेकिन तीसरा कहीं कहीं आपको दिख जाएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसे आप लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड मतलब ये दोनों का मिक्सचर रहेगा, सीरीज एंड पैरेलल। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा जो इसमें देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, ठीक है। मैं यहाँ तो बोर्ड में सारा चीज़ को लिखे हुए नहीं छोड़ सकता, बता देने के बाद इसलिए मैं उसको इरेज कर देता हूँ। तो पहला जो हमारा है दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोस्तों हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये पहला रजिस्टर R1, दूसरा रजिस्टर R2 एंड तीसरा रजिस्टर R3, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। कितना वोल्ट का है, V वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। बैटरी का वोल्ट कितना है दोस्तों, V वोल्ट का बैटरी है, जिसके साथ मैं कितना रजिस्टर ऐड किया हूँ, 3 रजिस्टर। सपोज़ कि मेरे पास एक पंखा चल रहा है और एक बल्ब है और एक हीटर चल रहा है, ठंडा के दिन है, हीटर चल रहा है, ठीक है। तो सारा का सारा क्या है, एक ही वायर के साथ इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि तीनों का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है दोस्तों कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तीनों का को अगर ऐड किया जाए, मतलब इसके सिंगल जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, कि इसको अगर हटा के अगर सिंगल रेजिस्टेंस अगर लगाया जाए तो वो कितना वैल्यू का होगा, वो एक्चुअल में हम लोग निकालना चाहते हैं। ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैं क्या बोला, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों को मिलाने के बाद तीनों का जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का, वो कितना होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो ये करंट का फ्लो किधर कर रहा होगा, ये साइड करंट का फ्लो तो इधर ही करेगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज इधर करेगा, लेकिन हम लोग तो पिछले क्लास में देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या मानते हैं, करंट मानते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग लेकर नहीं चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है, मतलब करंट का फ्लो इधर से हो रहा है, ठीक है। ये करंट इस तरह से आया, यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से भी क्रॉस किया, यहाँ से भी क्रॉस किया, इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है, रजिस्टर के दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, और ये दोनों के बीच 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट अगर है तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस तो कुछ होगा। और ये जो 2 पॉइंट है
जिसके बीच में रेजिस्टर लगा हुआ है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग। लेकिन दोस्तों अलग ज़रूर है, लेकिन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आ जाएगा, V के बराबर। सपोज़ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो अगर दोस्तों अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो वो कितना आएगा? V के बराबर आएगा, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब V इज इक्वल टू कितना होता है? फॉर्मूला I इंटू R। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि पीछे जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ उसे आप लोग याद करते जा रहे हैं। V1 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा दोस्तों? करंट कितना गया इसमें? I। रेजिस्टेंस कितना है? R1, ठीक है, प्लस V2। करंट कितना फ्लो किया? वही करंट तो फ्लो किया, I। रेजिस्टेंस कितना है इसका? R2 प्लस V3 कितना होगा? V1, मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? I इंटू R1। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये दोनों के बीच का? I इंटू R2। ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसमें जितना करंट फ्लो किया, कितना करंट? यही करंट तो सबसे क्रॉस कर रहा है, I इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है R3। अब देखने वाली बात यह है कि I R कि I सब में कॉमन है, I को मैं कॉमन ले लेता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब मैं I को काट देता हूँ, यानी क्या आ जाता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ दोस्तों, अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ चाहे कितना भी रेजिस्टर हो, तो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। सारे को अगर आप ऐड कर देते हैं सारे के वैल्यू को, तो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो आप लोग फार्मूला के तौर पे याद कर लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ सारे रजिस्टर को तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? सारे को ऐड कर दीजिए आप, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जो भी हो। तो पहला अभी मैं बताया था सीरीज कम्बिनेशन, अब मैं बताने जा रहा हूँ पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में दोस्तों हम लोग इस तरह से लेते हैं, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, पैरेलली कनेक्ट किए, ठीक है। पैरेलली कनेक्ट किए हैं और ये यहाँ पर ज्वाइन कर दिए हैं, फिर इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखने वाली बात है दोस्तों कि ये V वोल्ट का बैटरी है, इससे I करंट निकला I करंट निकला, तो यहाँ पर जाने के बाद क्या सब में I करंट जाएगा? सपोज़ कि 10 एम्पियर का करंट निकला, तो सब में क्या 10 एम्पियर का करंट आ जाएगा? सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोस्तों। और डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, R1, R2, R3। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे कम करंट जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे होकर ज़्यादा रेजिस्टेंस करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये तो मुझे नहीं पता कितना करंट जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे मान ले रहा हूँ I1, इसमें जो करंट जाएगा इसमें I2, इसमें जो करंट जाएगा दोस्तों इसे मैं मान ले रहा हूँ I3। ये करंट का फ्लो है। लेकिन दोस्तों इतना तो फिक्स है कि ये तीनों करंट को अगर ऐड किया जाए तो किसके बराबर आएगा? इस I के बराबर आएगा, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यानी I इज इक्वल टू बोल सकते हैं दोस्तों I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू कितना? V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो इस I के जगह पे मैं कितना पुट कर सकता हूँ? V, I मतलब टोटल करंट, और जो मैं V ले रहा हूँ इस बैटरी का वोल्ट, और ये जो R ले रहा हूँ दोस्तों R इस टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ये I क्या है? I क्या है? टोटल करंट है। तो इसके जगह पे मैं जो V बाई R यूज करने जा रहा हूँ, ये बैटरी का टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और ये R क्या है? इस सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसी का वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ कि R का वैल्यू कितना होगा। I1 का वैल्यू कितना?
अब देखने वाली बात यह है कि ये जो रजिस्टर है, ठीक है, ये 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी का एक छोर इसके साथ, बैटरी का एक छोर इसके साथ, ठीक है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल है दोस्तों, यही ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये भी रजिस्टर जो है ये भी इसी से कनेक्टेड है। यहाँ का भी पोटेंशियल कितना है V, यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, और यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना। तीनों रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इक्वल है, बस फ़र्क है करंट अलग अलग है, ठीक है। तो I = V/R यहाँ पे पुट करता हूँ, तो V तो वही है, रेजिस्टेंस कितना है R1, दूसरे वाले पे V तो वही है, रेजिस्टेंस R2, V वही है, रेजिस्टेंस R3। अब मैं V कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों सबसे। V कॉमन लेने से क्या होता है कि V क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। मैं कॉमन ले ही लेता हूँ आप लोग के लिए। V / R = V × 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो आया दोस्तों, ये आ जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R3, R2, R4 जितना तक आप ले जा सकते हैं। जहाँ पर ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। R1, R2, R3 का वैल्यू जितना दिया हुआ है उसको कैलकुलेट कीजिए, और R = कितना आता है इसे आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 1/R = 1/R1 1/R2 + 1/R3। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ये मैटर थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। तो सीरीज़ के केस में आप सिंपली अगर ऐड कर देते हैं सारे रेजिस्टेंस को तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। लेकिन पैरेलल के केस में, पैरेलल कम्बिनेशन के केस में सारे को ऐड करने के बाद रेजिस्टेंस नहीं आता है। सारे को 1/R1 1/R2 + 1/R3 करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1/R के बराबर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए दोस्तों तो देखा ये जाता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। तो सीरीज में अगर आप कनेक्ट करते हैं सारे रजिस्टर को तो सारे को अगर ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये नुकसान ये होता है दोस्तों कि रेजिस्टेंस बढ़ जाने से करंट घट जाता है, ठीक है। और अगर पैरेलल कनेक्शन का बेनिफिट हमारे पास ये है दोस्तों कि अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल का अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों, तो उसका जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है ये देखा जाता है कि उससे भी उसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। और रेजिस्टेंस घटने से क्या होता है दोस्तों, करंट का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो हमारे पास ये बेनिफिट है, करंट के फ्लो में किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं होता है ये पैरेलल कम्बिनेशन में, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ। आगे क्लास में और इससे आगे का चीज़ देखेंगे, और हो सकता है कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। दोस्तों हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप चैनल खोलेंगे तो हो सकता है सारा वीडियो ना दिखे, इसलिए प्लेलिस्ट में आप सब्जेक्ट वाइज आप किसी भी टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है।